जैसे कि कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि कैसे नेट जो है वो एक वर्ड को चेंज करके आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, वो एग्जांपल मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ। ये जो मैं एग्जांपल आप लोगों को बताया था एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, इसका ये जो स्टेटमेंट था अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, ठीक है, स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। और एक चीज़ और मैं बोला था, मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन, ठीक है, मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन। अब इसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि हो सकता है वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस केयरफुल की जगह कैजुअल वर्ड यूज़ कर दे, ठीक है, या फिर नोन टू अननोन को एक्सचेंज कर दे, नोन टू अननोन को एक्सचेंज कर दे, यानी कि अननोन टू नोन कर दे। अब ये चीज़ें क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ी है तो शायद आप लोगों को ये याद होगा, लेकिन अगर आप लोग इसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में 100% आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और आपका ध्यान एग्ज़ाम में इस केयरफुल और कैजुअल के बीच नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि सारा स्टेटमेंट सही है और आप सही पे टिक कर दोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी आप कैच कर पाओगे जब आप बार बार रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग अगली एक क्लास के बाद अगली क्लास होने तक 1 से 2 बार कम से कम उसे रिवाइज कर लो, तब आपके दिमाग में वो बात अच्छे से बैठेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो ज़्यादा जल्दी अपलोड कर दूँ, सेम डे अपलोड करने की कोशिश करूँगा मैं। चलिए, कल की बातें याद हैं आप लोगों को? कुछ जो लोग कल क्लास अटेंड किए थे उन लोगों को याद है कुछ? एक को याद है, बाकी लोग को याद नहीं है। चलिए, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं होगा तो प्लीज़ उसको रिवाइज कर लेना, अदरवाइज़ ये आगे पार्ट पीछे पार्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने मिस्टर कुक के डेफिनेशन तक की चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस तरीके का जो क्वेश्चन है, ये जो एक्रोनिम वाला जो क्वेश्चन है, एक्रोनिम या परिवर्णी शब्द, ठीक है, ये जो चीज़ है इसमें अक्सर वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है कि जैसे कि कुक ने रिसर्च को एक एक्रोनिम माना है। कुक ने क्या किया, उसने रिसर्च को एक एक्रोनिम माना है, ठीक है। तो वो ये नहीं पूछेगा कि रिसर्च को किस एक्सपर्ट ने या किस थिंकर ने एक्रोनिम माना है, उसके बजाय वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रिसर्च में, रिसर्च की जो स्पेलिंग है वो है RESEARCH, तो वो ये पूछ सकता है कि रिसर्च में कुक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुक इन रिसर्च, पहले ई का मतलब क्या है, पहले ई का मतलब क्या है। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि रिसर्च में 2 ई आते हैं भाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि रिसर्च में कुक के अनुसार पहले ई का मतलब क्या है, दूसरे ई का मतलब क्या है, या फिर आप देखो आर भी 2 बार आया है, रिसर्च में आर जो है वो 2 बार आया है, तो वो यहाँ भी पूछ सकता है कि दूसरे आर का मतलब क्या है या पहले आर का मतलब क्या है। तो ये चीज़ें आप लोगों को तब याद होंगी जब आप लोग बार बार रिवाइज करोगे। 1 या 2 बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। चलिए, तो आगे पढ़ते हैं। एक हमारा डेफिनेशन रह गया था, वो है मिस्टर रंगनाथन का। अब ये रंगनाथन जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रंगनाथन जो है उनके नाम से कई कमेटियां भी बनी हैं एजुकेशन में और बहुत सारे दूसरे बिल्स के लिए। पहले काफ़ी कमिटीज़ बनी हैं जिनके हेड रहे हैं कौन, जिनके अध्यक्ष कौन रहे हैं? रंगनाथन, ठीक है। आगे हो सकता है किसी पेपर में हम लोगों को रंगनाथन कमेटी या नागराजन कमेटी ऐसा पढ़ने के लिए भी मिले। तो रंगनाथन की डेफिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो है इंडिया के एक रीनोन्ड एकेडमिशियन रह चुके हैं भाई, एक बुद्धिजीवी रह चुके हैं, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन भी आप लोग ध्यान में रखें, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, वही बातें रिपीट हो रही हैं। रंगनाथन जी ये बोल रहे हैं कि रिसर्च क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है? तो लिख रहे हैं वो, इट रिप्रेजेंट्स अ क्रिटिकल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन, अ क्रिटिकल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन। कोई पहली बार आप ये वर्ड नहीं सुन रहे हो, पहले भी कल हम लोग देख चुके हैं। क्रिटिकल और एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग आलोचनात्मक और पूर्ण जांच पड़ताल की प्रक्रिया को का प्रतिनिधि करता है कौन? रिसर्च या शोध, ठीक है।
एक बार फिर से थोड़ा सा देखते हैं इसको। लिख रहा है रंगनाथन डिस्क्राइब्स रिसर्च टू रिप्रेजेंट अ क्रिटिकल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कि रंगनाथन का ये कहना है कि शोध कार्य जो है वो आलोचनात्मक और पूर्ण जांच पड़ताल की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आलोचनात्मक और पूर्ण जांच पड़ताल। ठीक है, आप जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन, एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन, यानी कि कंप्लीट, आधा अधूरा नहीं। ठीक है, और आपका अप्रोच फिर से क्या रहेगा, क्रिटिकल। तो ये है रंगनाथन की परिभाषा। समझ में आया भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में? जल्दी बोलो, समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। अपना माइक म्यूट रखेंगे, माइक म्यूट रखेंगे। किसका माइक ऑन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रिसर्च जो है एक ऐसी एक्टिविटी है, रिसर्च एक प्रकार की एक्टिविटी है जिसमें कुछ फीचर्स हैं। यहाँ मैं रिसर्च के फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रिसर्च या शोध के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रिसर्च एज एन एक्टिविटी। ठीक है, रिसर्च एज एन एक्टिविटी। अगर मैं रिसर्च को एक तरीके का एक्टिविटी मान लूँ तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, कौन कौन से उसमें खासियत होंगी, कौन कौन से उसमें फीचर्स होंगे। रिसर्च एज एन एक्टिविटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, और अगर मैं रिसर्च को एक एक्टिविटी मान लूँ तो वो किस प्रकार की एक्टिविटी है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है भाई रिसर्च, यानी कि आप भले ही बहुत दुबले पतले इंसान हैं, बहुत कमज़ोर से इंसान है, तो भी आप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ये एक बौद्धिक क्रिया है, बौद्धिक क्रिया है भाई। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो आपको दे सकता हूँ वो है स्टीफन हॉकिंस। कौन जानता है भाई स्टीफन हॉकिंस के बारे में? सुने हो पहले नाम ये स्टीफन हॉकिंस? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जानते हो कि नहीं जानते? विकास जानता है, तुकेश जानता है, बस 2 लड़के जानते हैं इतने सारे लोगों में। स्टीफन हॉकिंग जो है वो एक साइंटिस्ट था भाई, ठीक है, जो एक व्हील चेयर में बैठे रहता था हमेशा, ऐसा सर उसका टेढ़ा रहता था, कुछ बोल नहीं पाता था वो, तो वो था स्टीफन हॉकिंग्स। ठीक है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट था वो इस दशक का, इस सेंचुरी का कह सकते हैं। वो थोड़े दिन पहले अभी मरा। चलिए, तो वो आदमी जो है 95% पैरालाइज था पूरे शरीर से, लेकिन फिर भी उसने कई ऐसे रिसर्च किए, ठीक है, जिसको आगे आने वाले 200-500 सालों तक हम लोग पढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि रिसर्च में आपके शरीर के बजाय आपके दिमाग का काम आता है। तो ये इसीलिए कह रहा है कि रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है, विकास, बस जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा किस तरीके का है? कह रहा है एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फिनोमिनन, एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फिनोमिनन, इवेंट और एक्टिविटी। ये किसी घटना या किसी कार्य या किसी इवेंट की जांच पड़ताल करता है भाई। ठीक है, किसी घटना, किसी इवेंट या किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है। कोई भी नॉलेज जो है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी नॉलेज, ठीक है, फिर से वही बात आ जाएगी कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या अंतर है। इसका राज जो है आगे खुलेगा, तब तक आप लोग के पास समय है। अगर आप लोग कोई अच्छा इसके बीच अंतर ढूंढ के लाओ तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो कोई भी नॉलेज जो है वो नॉलेज किसी न किसी एक्टिविटी, किसी न किसी काम का परिणाम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बिना किसी से पूछे, ठीक है, बिना किसी से गाइडलाइन लिए आप नेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, और आप फेल हो जाते हैं, तो ये एक इवेंट हुआ, ये एक काम हुआ, उससे आप कुछ सीखेंगे, कोई आउटकम निकलेगा, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें करने से नेट नहीं निकल सकता, कौन सी गलतियाँ करने से कभी भी नेट नहीं निकलेगा। ये आपको एक नॉलेज हुआ। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन हम एक्चुअली कर किसकी रहे हैं? किसी घटना की, किसी कार्य की, किसी इवेंट की, किसी एक्टिविटी की। ठीक है, तीसरा देखते हैं, एम टू डिस्कवर डेटा एंड फैक्ट्स, एम टू डिस्कवर डेटा एंड फैक्ट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन। तो रिसर्च किस तरीके की एक्टिविटी है भाई? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका उद्देश्य है आंकड़े इकट्ठा करना और तथ्य इकट्ठा करना। ठीक है, हिंदी को मैं अलग कलर में हाईलाइट कर देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्या है रिसर्च का मोटिव?
आंकड़े इकट्ठा करना, ठीक है, और तथ्य इकट्ठा करना। आंकड़े और तथ्य इकट्ठा करना किस पर्पस से? किस पर्पस से भाई? ताकि हम उसका इंटरप्रिटेशन कर सकें, इंटरप्रिटेशन कर सकें, हम बता सकें कि जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है टू अराइव एट कंक्लूजन्स, टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज एंड लॉज और रिवाइज द ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड थ्योरीज एंड लॉ। ये बात पहले भी हो चुकी है, मैं आप लोगों को याद दिला दूंगा कब हुई है। कह रहा है टू अराइव एट कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, ठीक है। टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज, ठीक है, नए सिद्धांत बनाने के लिए। टू अराइव एट कंक्लूजन, टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज, ठीक है। एक निष्कर्ष पे आप पहुंचना चाहते हैं, नए सिद्धांत बनाना चाहते हैं, नए लॉज बनाना चाहते हैं, नए नियम बनाना चाहते हैं, या फिर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड थ्योरीज एंड लॉज है, ठीक है, जो पूर्व स्थापित नियम है, जो पूर्व स्थापित सिद्धांत है, आप उनको क्या करना चाहते हो? रिवाइज करना चाहते हो, ठीक है, संशोधन करना चाहते हो, उसमें सुधार करना चाहते हो, ठीक है। बदलना और संशोधन करना दोनों में अंतर है भाई। संशोधन का मतलब है कि आप उसे पहले से बेहतर कर रहे हो, ठीक है, इम्प्रोवाइज कर रहे हो, रिप्लेस नहीं। तो आप निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हो, आप एक नया सिद्धांत फॉर्मुलेट करना चाहते हो, नया सिद्धांत सूत्रित करना चाहते हो, नए नियम बनाना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, जो पहले से जो सिद्धांत बने हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं, आप उन्हें रिवाइज या संशोधित करना चाहते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स फॉर पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब है बहुत बारीकी से उसे रिव्यू करना, ठीक है, बहुत बारीकी से रिव्यू करना। तो क्या कह रहा है? आपको इसको कम्युनिकेट करना है ताकि आपने जो भी सीखा, आपने जो भी जाना, जो भी नया नॉलेज आपने इकट्ठा किया, उसका पीयर रिव्यू किया जा सके। कीवर्ड है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब होता है बहुत बारीकी से उसकी जांच करना, ठीक है। रिव्यू करने को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समीक्षा करना। समीक्षा करना, बहुत बारीकी से आप उसकी समीक्षा करते हो और समीक्षा करने के लिए आप उसे आगे बढ़ाते हो, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं बातें? आवाज क्लियर आ रही है मेरी ठीक से? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यार ये रेडमी के नाम से कौन ज्वाइन करता है? एक बार चैट सेक्शन में अपना नाम बताओ तो। ये रेडमी के नाम से कौन ज्वाइन करता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है। टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बिफोर एडिंग दिस न्यू नॉलेज टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। तो क्या किया जाना है आपको? लास्ट में आपको क्या करना है कि आप उसे या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। लेकिन किसको? जो हाइपोथेसिस आप लेके चल रहे थे, जिस बारे में आप रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो या फिर उसे रिजेक्ट करते हो कि जो हम मान के चल रहे थे, जो हम सोच रहे थे, वो सही सोच रहे थे या जो गलत सोच रहे थे, ठीक है। आप एक हाइपोथेसिस लेके चलते हो, आप प्रूव करते हो या उसे डिसप्रूव करते हो। दोनों ही केस में वो एक नॉलेज बनता है, ठीक है। तो वो नॉलेज जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है, वो आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आई? क्लियर है भाई? कोई डाउट है कहीं पे तो बताओ जल्दी। तो ये रेडमी के नाम से कौन ज्वाइन कर रहा है रोज रोज? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। वी कैन परसीव कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च इन टू सेट्स,
ठीक है। कह रहा है कि जो शोध की अवधारणा है, लास्ट से सेकंड टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स फॉर पीयर रिव्यू। देखो चंचल ये ऐसा कह रहा है कि रिसर्च एक ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, या रिसर्च एक्टिविटी का ये एक बहुत अहम पार्ट ये है कि उसे उनको सूचित करना, उनको कम्युनिकेट करना जो उसकी बारीकी से जांच करें। हम लोग कह सकते हैं एक्सपर्ट्स को, ठीक है। आप एक बाय द वे आप पीएचडी कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप अपने सारे रिसर्च फाइंडिंग्स को, सारा डेटा जो भी आपने तैयार किया है और जो भी उसके कंक्लूजन्स आपने ड्रॉ किए हैं, आप क्या करोगे, आप अपने गाइड को उनको दिखाओगे। क्यों दिखाओगे? क्योंकि जो आप गाइड को उन सारे डेटास को दिखा रहे हो वो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली कर रहे हो कम्युनिकेट, ठीक है। आगे आप क्या कर रहे हो, सूचित कर रहे हो। और ये आप कर क्यों रहे हो? ताकि आपका जो गाइड है, आपका जो एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है, वो उसकी बारीकी से समीक्षा करे, ठीक है। वो उससे क्या करे, पीयर रिव्यू करे, ताकि आपकी गलतियां ढूंढी जा सके और उसे सुधारा जा सके, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है किसमें, रिसर्च में। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ सबको? चलिए, तो रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको दो सेट्स में समझ सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एमसीक्यूज इससे बनते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहला कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। रिसर्च का जो गुण है, रिसर्च का जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसके नज़रिए से यदि हम देखें तो रिसर्च जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो क्या इंश्योर करता है, इंश्योरिंग हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च, इंश्योरिंग हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च। यानी कि रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग दो सेट्स में समझ सकते हैं। दो सेट्स कहने का मतलब ये है कि आप दो नज़रिया रख सकते हैं रिसर्च को समझने का, ठीक है। कौन कौन सा नज़रिया होगा वो, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। शोध की जो अवधारणा है उसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली जो अवधारणा है वो कहती है कि रिसर्च जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें हम क्या इंश्योर करते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च, ठीक है, या हम कह सकते हैं उसको अनुसंधान की गुणवत्ता का ध्यान रखना, ठीक है। एक ओवरऑल आइडिया जो है रिसर्च का वो ये होना चाहिए कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी शोध कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसकी गुणवत्ता का हम लोग ध्यान रखें। गुणवत्ता का मतलब क्या है? गुणवत्ता का मतलब ये है कि जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, आप बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से आप रिसर्च कर रहे हैं, आप प्रॉपर मेथड्स अपना रहे हैं, सही टेस्टिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी बहुत ईमानदारी से और सटीक हो रही हैं। ये होगा क्या, एट्रीब्यूट, ठीक है, यानी कि रिसर्च की क्वालिटी इंश्योर करना। अगर हम लोग दूसरा कंसेप्ट इसका देखें, पहला कंसेप्ट तो हो गया इंश्योरिंग हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च, यानी कि अनुसंधान की गुणवत्ता का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है फ्रॉम द फंक्शनल और ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जो दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है ना वो एट्रीब्यूट वाला नहीं है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है फंक्शनल या ऑपरेशनल, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपका कीवर्ड होगा यहाँ, फंक्शनल या ऑपरेशनल। हिंदी में इसको बोल सकते हैं कार्यात्मक या कार्यपरक दृष्टिकोण। दूसरा जो दृष्टिकोण हमारा होगा, दूसरा जो हमारा परसेप्शन होगा रिसर्च का, वो क्या होगा, कार्यपरक या कार्यात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, फंक्शनल या ऑपरेशनल। और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से ज़्यादा आते हैं, फंक्शनल या ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट से। तो है क्या फंक्शनल या ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट? देखिए लिख रहा है, जनरली अ रिसर्च टॉपिक इज आइडेंटिफाइड फॉर स्टडी एंड रिसर्च आइदर टू ऐड मोर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज बाय क्रिएटिंग न्यू आइडियाज और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज बाय न्यू फाइंडिंग्स, ठीक है। मतलब इसका ये है, ये कह रहा है कि यूजुअली जो रिसर्च टॉपिक होता है, ठीक है, जो शोध के जो विषय होते हैं वो किस तरीके से चुने जाते हैं, या तो नया नॉलेज क्रिएट करने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज को इम्प्रूव या मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। या तो आप कोई नया नॉलेज क्रिएट करना चाहते हैं, नई बातें जानना चाहते हैं, या फिर जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो ऑलरेडी नोन है उसे थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसे थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है फंक्शनल कॉन्सेप्ट, वो ये कह रहा है कि रिसर्च जो है वो कोई केवल दो पर्पज से किया जा सकता है। एक कि आप कोई नया नॉलेज
गेन करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप रिवाइज या इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ रिसर्च टॉपिक इज ऑलवेज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरिटिकल नॉलेज। थ्योरिटिकल नॉलेज, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है एमसीक्यूज के लिए। ये भी आपको उसी तरीके से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो उसमें ये पूरा एक स्टेटमेंट आपको वो उठा के दे सकता है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट? अ रिसर्च टॉपिक इज ऑलवेज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरिटिकल नॉलेज। ठीक है, शोध प्रकरण या शोध का जो विषय है, ठीक है, वो हमेशा किसके आधार पे चुना जाता है? सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पे चुना जाता है। यहाँ पर आपको 2-3 कीवर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक रिसर्च टॉपिक, दूसरा किसके बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है? थ्योरिटिकल नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि इनमें से किसी भी एक वर्ड को वो चेंज करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप कि रिसर्च टॉपिक जो है, रिसर्च टॉपिक जो है वो किसके बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है? थ्योरिटिकल नॉलेज के बेसिस पे। थ्योरिटिकल नॉलेज, अब ये होता कैसे, ये थोड़ा सा समझिए। आगे जब हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि हाइपोथेसिस कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे अपन डिसाइड करते हैं कि क्या हमारी हाइपोथेसिस होगी। वो हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि इन जनरल हमें जो लगता है, इन जनरल जो हमारा बिलीफ होता है या हमारा एक जनरल ऑब्जर्वेशन होता है या जनरल एक एक्सपीरियंस हमारा जो होता है, उसके बेसिस पे जो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं या जो हम मानते हैं, वो क्या होता है? हमारा हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस। और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है? उसका अपोजिट। जो हम इन जनरल मान के चलते हैं उसका अपोजिट क्या होगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर वो दूसरे तरीके से बोल रहा है कि जो रिसर्च का टॉपिक होता है वो किसके बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं? थ्योरिटिकल नॉलेज के बेसिस पे। यानी कि आपका वो जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंशियल नहीं है। ठीक है, आपने वो अनुभव नहीं किया है, वो आपने प्रॉपर एनालाइज नहीं किया है, वो केवल एक थ्योरिटिकल नॉलेज है। आपको लगता है कि शायद ऐसा होता होगा। तो इस थ्योरिटिकल नॉलेज या सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पे आप क्या करते हो? अपने रिसर्च का टॉपिक चुनते हो। यहाँ पर वो थ्योरिटिकल के बजाय प्रैक्टिकल वर्ड यूज़ कर सकता है, थ्योरिटिकल के बजाय साइंटिफिक यूज़ कर सकता है, कोई भी दूसरा वर्ड यूज़ करके वो स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है और आप हो सकता है वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? एक हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश करना, एक परिकल्पना या प्राकल्पना स्थापित करना। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप आपका होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा, फाइंड एविडेंसेस या साक्ष्य ढूंढना। फाइंड एविडेंसेस या साक्ष्य ढूंढना। पहले तो आपने एक अजम्पशन लिया, एक आपने हाइपोथेसिस बनाया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती होंगी। उसके बाद आप उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में जितने भी एविडेंसेस हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, वो आप ढूंढोगे। अगला स्टेप आपका क्या होगा? फाइंडिंग एविडेंसेस या फिर साक्ष्य ढूंढना। जो भी आपका हाइपोथेसिस है आप उससे रिलेटेड, कल ही मैं आप लोगों को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था, तो आप अपने हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, संबंधित जानकारियां हैं, चाहे उसके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो, वो सारी चीज़ें आप इकट्ठी करोगे। उसी को हम लोग रिसर्च की भाषा में बोलते हैं एविडेंस या साक्ष्य। ठीक है, एविडेंस, साक्ष्य, इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, बाई कलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डेटा। बाई कलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डेटा, ये जो एविडेंसेस आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है, अपने हाइपोथेसिस के फेवर या अगेंस्ट में जो आप एविडेंसेस फाइंड कर रहे हो, वो किस पे आधारित रहेगा? एप्रोप्रिएट डेटा के बेसिस पे आप वो एविडेंसेस फाइंड करोगे। ठीक है, सही आंकड़ों का संकलन करोगे और उन सही आंकड़ों के बेसिस पे आप ये एविडेंसेस ड्रॉ करोगे, एविडेंसेस निकालोगे जो आपके हाइपोथेसिस के फेवर में या उसके अगेंस्ट होगा। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात? समझ में आ रहा है या नहीं? सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश किया और फिर अगले स्टेप में आप क्या किए? अपने हाइपोथेसिस के फेवर में या अगेंस्ट में आपने एविडेंसेस इकट्ठा किए, साक्ष्य ढूंढे आपने। ठीक है, साक्ष्य किसके बेसिस पे आपने ढूंढा? एप्रोप्रिएट डेटा के बेसिस पे। आपका डेटा एप्रोप्रिएट होगा तभी तो आप सही तरीके से एविडेंसेस फाइंड कर पाओगे कि कौन सी बातें आपके हाइपोथेसिस के फेवर में है और कौन सी बातें आपके हाइपोथेसिस के फेवर में नहीं है। ठीक है,
अगला स्टेप आपका क्या होगा, अगला स्टेप होगा उसे एनालाइज करना, ठीक है, एनालाइज करना। अगला स्टेप क्या होगा, उसे एनालाइज करना। जो भी डेटा, जो भी एविडेंसेस आपने फाइंड किए अपने हाइपोथेसिस के फेवर या अगेंस्ट में, उसे आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे सिस्टमैटिकली। आप उसे सिस्टमैटिकली एनालाइज करोगे। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है भाई, विश्लेषण करना। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, संकलित आंकड़ों का चरणबद्ध विश्लेषण। जो भी एविडेंसेस आपने फाइंड किए, जो भी डेटा आपने इकट्ठा किया, उसका आप सिस्टमैटिकली एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसे आप चरणबद्ध तरीके से विश्लेषण करेंगे, ठीक है। अगला स्टेप आपका होगा इंटरप्रीट द रिजल्ट्स, इंटरप्रीट द रिजल्ट्स टू अराइव एट कंक्लूजन्स। निष्कर्ष निकालने के लिए परिणामों की व्याख्या करना, ठीक है। आप जितने भी कंक्लूजन्स आपने ड्रॉ किए हैं, जितने भी रिजल्ट्स आपने ड्रॉ किए हैं, ठीक है, उससे एक आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। जो भी आपको रिजल्ट मिला, आपने एनालिसिस किया अपने डेटा का, उससे जो भी आपको रिजल्ट्स मिला, आप उसे इंटरप्रीट करेंगे टू अराइव एट अ कंक्लूजन, टू अराइव एट अ कंक्लूजन। जो भी एनालिसिस करने से आपको जो भी रिजल्ट्स मिले, जो भी परिणाम आपको मिले, आप उसका इंटरप्रिटेशन करोगे, उसकी व्याख्या करोगे। और वो व्याख्या आप क्यों कर रहे हो, टू अराइव एट अ कंक्लूजन, ठीक है। एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए आप अपने सारे परिणामों की व्याख्या करोगे। यहाँ तक बात समझ में आई? रिसर्च टॉपिक और परिकल्पना में क्या अंतर है? वैसे तो केस इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप थोड़ा सा समझने के लिए ये बात समझ लो। रिसर्च टॉपिक का मतलब होता है कि आप किस क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हो। यानी कि आप मान लीजिए आप केमिकल साइंस में रिसर्च करना चाहते हो, या आप ह्यूमैनिटीज़ में रिसर्च करना चाहते हो। ह्यूमैनिटीज़ में भी आप किस बात पे रिसर्च करना चाहते हो, आप दहेज प्रथा पे रिसर्च करना चाहते हो, वुमेन एम्पावरमेंट पे रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप वुमेन लिटरेसी पे आप रिसर्च करना चाहते हो, महिला साक्षरता पे आप रिसर्च करना चाहते हो। ये होगा आपका रिसर्च टॉपिक। लेकिन आप हाइपोथेसिस जो लोगे, परिकल्पना जो आप लोगे, वो आप ये लोगे, सपोज आपका रिसर्च टॉपिक है महिला साक्षरता, छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता, ये आपका रिसर्च टॉपिक है। तो आपका हाइपोथेसिस क्या होगा? आपका हाइपोथेसिस ये होगा कि छत्तीसगढ़ में मोर देन 50% महिलाएं जो हैं वो असाक्षर हैं। ये आपका हाइपोथेसिस या परिकल्पना होगी, ठीक है। रिसर्च टॉपिक आपका हो गया छत्तीसगढ़ में महिलाओं की साक्षरता दर, और आपका हाइपोथेसिस क्या होगा कि छत्तीसगढ़ में मोर देन 50% महिलाएं जो हैं, 50% से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो अशिक्षित हैं या असाक्षर हैं। ये आपका क्या होगा? परिकल्पना या हाइपोथेसिस। कुछ समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई डाउट अभी तक के डिस्कशन में? हाँ, हाइपोथेसिस एक तरीके का अजम्पशन है जिसे आप प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। हाइपोथेसिस और अजम्पशन दोनों एक नहीं है, लेकिन हाइपोथेसिस जो है इट्स अ टाइप ऑफ अजम्पशन, ठीक है। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कौन से स्टेप में थे कि आपने अपने आंकड़ों को एनालाइज किया, और एनालिसिस करने के बाद जितने भी रिजल्ट्स या परिणाम आपको मिले, ठीक है, आप उसे इंटरप्रीट कर रहे हो टू अराइव एट अ कंक्लूजन, ठीक है। सारे परिणामों की आप व्याख्या कर रहे हो, क्यों? निष्कर्ष निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एंड जनरलाइज द फाइंडिंग्स, जनरलाइज द फाइंडिंग्स। जनरलाइजेशन का मतलब मैंने कल आप लोगों को बताया था, सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। इसका मतलब मैं आप लोगों को कल बताया था। कोई इन शॉर्ट बता सकता है क्या मेरे को? जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण का मतलब मैं बताया था। जो लोग रिवाइज किए होंगे वही लोग बता पाएंगे। जल्दी बोलो, रिवाइज नहीं किए वो लग रहा है। जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण का मतलब क्या है? नहीं, इजी वे में एक्सप्रेस करना नहीं होता उसका मतलब। वो तो सरलीकरण हो जाएगा। इजी वे में एक्सप्रेस करना अगर बोलोगे तो वो तो सरलीकरण हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा।
पूरा एक साथ, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी थ्योरी बनाना या एक ऐसा फैक्ट इस्टेब्लिश करना जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जो हर कंडीशन में सेम रिजल्ट देगा बेस्ड ऑन एवरी पॉसिबल फैक्ट्स। नहीं नहीं विधि मैम, बेस्ड ऑन एवरी पॉसिबल फैक्ट का मतलब ये हो जाएगा कि वो एक्यूरेट है, वो एक्यूरेसी है जो आप कह रहे हो। जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण का मतलब होगा कि जो फाइंडिंग आप ड्रॉ किए हो, जो भी कंक्लूजन आप बना रहे हो, जो भी निष्कर्ष आप निकाल रहे हो, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि हर सिचुएशन में जो है वो सेम रिजल्ट देगा, यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे। वैसे उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे जब फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की जब बात करेंगे ना, शोध का चरित्र, ठीक है, या शोध का की विशेषताएं, तब उसमें हम लोग जनरलाइजेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। जनरलाइजिंग द फाइंडिंग्स, यानी कि आपने एक निष्कर्ष निकाला, आपने एक परिणाम निकाला, जांच परिणाम निकाला, अब आप क्या कर रहे हो, उसका सामान्यीकरण कर रहे हो, यानी कि आप उसे इस तरीके से इंटरप्रेट करोगे ताकि वो हर केस में सेम रिजल्ट दे। सबसे इजी जो मतलब है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण का, वो यही है कि वो हर सिचुएशन पे हर बार वो सेम रिजल्ट दे, तब आप कह सकेंगे कि वो जनरलाइज्ड कंसेप्ट है या जनरलाइज्ड थ्योरी है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य, हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ को सार्वभौमिक सत्य बोला जाता है। जैसे कि जो ग्रेविटी का जो लॉ है वो जनरलाइज्ड है, ठीक है, अर्थ में, पूरे अर्थ में वो हर जगह सेम रिजल्ट आपको देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रिसर्च का फंक्शनल कॉन्सेप्ट। तो ये जितने भी स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है, लिखा हुआ है ईच वन ऑफ दीज वर्ड्स और फ्रेजेज इन इटालिक्स in the same sentences above can be deemed to be a functional concept, a functional concept। जितने भी स्टेप्स मैं आप लोगों को अभी बताया, उन सभी को एक साथ कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिसर्च का फंक्शनल कॉन्सेप्ट। सारे स्टेप्स को, सारे चरणों को अगर एक साथ हम लोग ऐड कर दें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शोध का कार्यात्मक अवधारणा, शोध की कार्यात्मक अवधारणा। जितने भी स्टेप्स, जितने भी चरण मैंने आप लोगों को बताया, उसी को कलेक्टिवली एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, शोध की कार्यपरक अवधारणा या शोध की कार्यात्मक अवधारणा, फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च। जब भी फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च की बात आएगी तो आप समझ लीजिए कि हम लोग इनडायरेक्टली रिसर्च के स्टेप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई भाई बात। रिसर्च का फंक्शनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मोटे तौर पे समझ में आया कि नहीं। शोध की कार्यात्मक अवधारणा से क्या मतलब था मेरा, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बताओ। आया भाई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले सब। रिसर्च का फंक्शनल कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये बेसिक आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोग सिर्फ इतना समझ लो कि रिसर्च के फंक्शनल कॉन्सेप्ट या शोध के कार्यात्मक या कार्यपरक अवधारणा का मतलब है रिसर्च के स्टेप्स, ठीक है, जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च का फंक्शनल कॉन्सेप्ट। आया सबको समझ में? जल्दी बताओ, एकदम तुरंत बताया करो, नहीं आया तो भी नहीं आया तुरंत बोला करो। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो बेसिकली दो अवधारणा हम लोग समझे। एक अवधारणा था क्या, एट्रीब्यूट्स, यानी कि पहली जो अवधारणा है शोध की, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, उसके एट्रीब्यूट से। एट्रीब्यूट यानी कि गुण। गुण का मतलब ये है कि पहले कॉन्सेप्ट में हम लोग इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे थे कि रिसर्च जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और उसका मतलब है कि रिसर्च में प्रॉपर हम लोग सारे स्टेप्स फॉलो करें, हमारा डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, सैंपल साइज सही होना चाहिए, पॉपुलेशन साइज सही होना चाहिए। इन सारी बातों का जब आप लोग ध्यान रखते हैं तब आपके रिसर्च की क्वालिटी जो है वो इंश्योर होती है, उसकी हाई क्वालिटी इंश्योर होती है। ये था पहला कॉन्सेप्ट।
दूसरा जो कॉन्सेप्ट था ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट, उसमें बेसिकली हम लोग रिसर्च के अलग अलग स्टेप्स की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े? बताओ भाई, अगर हरी झंडी दे दोगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं भाई अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है मोटिवेशन इन रिसर्च। मोटिवेशन इन रिसर्च, बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होता है बच्चों को कि वो लोग ऑब्जेक्टिव और मोटिवेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मोटिवेशन जिसको हिंदी में हम लोग प्रयोजन बोल सकते हैं, प्रेरणा बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सी बात है जो आपको रिसर्च जैसे बहुत ही मुश्किल और टाइम टेकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट एक बार ओमकार देखो, रिसर्च का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रिसर्च के अलग अलग स्टेप्स जो होते हैं, ठीक है, जितने भी चरण है कि पहले आप हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश करोगे, फिर अपने हाइपोथेसिस या अपने परिकल्पना के संबंध में जितने भी उसके फेवर में आंकड़े हैं वो आप इकट्ठा करोगे, उससे आप एविडेंसेस फाइंड करोगे, साक्ष्य बनाओगे, उन साक्ष्य का को आप एनालाइज करोगे, उसका विश्लेषण करोगे और फिर फाइनली आप एक निष्कर्ष बनाओगे। ये हो गए रिसर्च के अलग अलग स्टेप्स। उन्हीं स्टेप्स को जब हम लोग एक साथ बोलते हैं तो वो होता है रिसर्च का या शोध का उसकी कार्यात्मक अवधारणा। ठीक है, रिसर्च का जो फंक्शनल कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली उसके स्टेप्स को ही बोला जाता है। रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उन्हीं को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, रिसर्च का फंक्शनल कॉन्सेप्ट। ये केवल आपको याद रखना है, स्टेप्स तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही, आपको बस इतना याद रखना है कि रिसर्च का जो फंक्शनल या ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट जो है वो उसके स्टेप्स को ही बोला जाता है। ठीक है, उसमें उसके स्टेप्स होते हैं। समझ में आया? समझ में आया ओमकार? चलिए ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि रिसर्च के जो मोटिवेशन है, ठीक है, रिसर्च करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि भाई रिसर्च का मोटिवेशन और रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, ये दो बातें जो हैं उनके बीच अंतर क्या है। कोई बता सकता है क्या मोटिवेशन और ऑब्जेक्टिव के बीच अंतर क्या है? शोध की प्रेरणा और शोध के उद्देश्य, प्रेरणा और उद्देश्य में क्या अंतर है? कोई बता सकता है क्या? जल्दी जल्दी। चलो भाई, मोटिवेशन को थोड़ा सा समझिए कि जब मोटिवेशन या प्रेरणा की बात करते हैं तो होता क्या है। किसी भी काम को शुरू करने की जो आपकी जो भी फैक्टर ऐसा होता है जो किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको प्रेरित करता है, ठीक है, या जिसकी वजह से आप उस काम को करने का आइडिया आपके दिमाग में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, किसी भी काम को करने का पहली बार आइडिया आपके दिमाग में जिस वजह से आया, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिसर्च करना है, लेकिन रिसर्च करना है ये आइडिया आपके दिमाग में पहली बार क्यों आएगा? जिस फैक्टर की वजह से ये आइडिया पहली बार आपके दिमाग में आएगा वो कहलाएगा रिसर्च का मोटिवेशन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? रिसर्च का मोटिवेशन। और ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि उस रिसर्च की मदद से आप जो एंड रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं, जो अंतिम परिणाम आप जानना चाहते हैं, ठीक है, वो होगा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मोटिवेशन का मतलब वो फैक्टर जो आपको रिसर्च कंडक्ट करने के लिए मोटिवेट करे। ठीक है, पहली बार वो आइडिया आपके दिमाग में आया वो होगा मोटिवेशन या प्रेरणा। और जो एंड रिजल्ट, जिस एंड रिजल्ट के लिए आप वो रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, वो होगा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। ठीक है, समझ में आया भाई दोनों के बीच अंतर? मोटिवेशन और ऑब्जेक्टिव के बीच अंतर समझ में आया? रिसर्च करने का जो आइडिया है वो जिस वजह से आपके दिमाग में पहली बार आएगा वो होगा मोटिवेशन। और जिस एंड रिजल्ट के लिए, जिस अंतिम परिणाम के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं
वो होगा आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव। चलिए तो देखते हैं भाई होता क्या है रिसर्च करने का ऑब्जेक्ट, रिसर्च करने के पीछे क्या क्या मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है, क्या क्या बातें आपको प्रेरित कर सकती हैं रिसर्च के लिए, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि शुरू में बोला क्या है। नॉलेज इज द प्राइमरी एंड पावरफुल रिसोर्स दैट कैन प्रोवाइड स्कोप फॉर मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये भी ट्रू फॉल्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन बना के वो दे सकता है। क्या कि नॉलेज इज द प्राइमरी एंड पावरफुल रिसोर्स दैट कैन प्रोवाइड स्कोप फॉर मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। बेसिकली वो बोलना ये चाह रहा है कि जो ज्ञान है, नॉलेज जो है, वो भौतिक समृद्धि की संभावना बढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर आपको भौतिक समृद्धि की संभावना बढ़ानी है या भौतिक समृद्धि की संभावना अपने जीवन में लानी है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या जरूरी है, वो है नॉलेज। प्राथमिक और प्रबल संसाधन, प्राइमरी एंड पावरफुल रिसोर्स क्या है, नॉलेज। नॉलेज इज द ओनली रिसोर्स दैट कैन ब्रिंग यू मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। मटीरियल प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है भाई, पैसा, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, भौतिक समृद्धि। तो अगर आपको भौतिक समृद्धि जो है चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला और प्रबल संसाधन क्या है, नॉलेज, ठीक है। तो 2-3 कीवर्ड्स को आप लोग ध्यान रखेंगे कि नॉलेज जो है वो प्राइमरी एंड पावरफुल रिसोर्स है। किस चीज़ का रिसोर्स, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो नॉलेज का मतलब तो ज्ञान होता है, आपको पता है। ज्ञान क्या है, वो प्राथमिक और प्रबल संसाधन है। किस चीज़ के लिए, भौतिक समृद्धि की संभावनाओं के लिए, ठीक है। समाज में यदि आप भौतिक समृद्धि लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है नॉलेज। सीधा सा इसका मतलब ये है कि अनपढ़ गंवार समाज जो है वो कभी भौतिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता। समझ में आई बात मेरी आप लोगों को, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू नॉलेज कैन बी अक्वायर्ड ओनली विद द परस्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है। बहुत बड़ी बात ये कह रहा है भाई, न्यू नॉलेज कैन बी अक्वायर्ड ओनली विथ द परस्यूट ऑफ रिसर्च टू एक्सटेंड द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज। हिंदी में बोले तो विद्यमान ज्ञान का क्षेत्र बढ़ाने के लिए नव ज्ञान केवल शोध की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। किसी का ऑडियो अनम्यूट हो गया भाई, उसको प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलिए क्या बोला मैं, विद्यमान ज्ञान का क्षेत्र बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑलरेडी आप जो नॉलेज है आपके पास, उसका स्कोप यदि आपको बढ़ाना है और ज़्यादा आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना है, यानी कि आपको नव ज्ञान प्राप्त करना है, नया नॉलेज अगर आपको गेन करना है, तो उसके लिए शोध जो है वही एकमात्र तरीका हो सकता है। पहले भी ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग डेफिनेशन में। न्यू नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड ओनली विद द परस्यूट ऑफ रिसर्च टू एक्सटेंड द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज। अगर आपको अपने नॉलेज के फ्रंटियर्स एक्सटेंड करने हैं, अगर आपको अपने नॉलेज का हॉरिजन जो है, प्लॉसिबिलिटी जो है, वो अगर आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो वो केवल एक ही तरीके से पॉसिबल है। किस तरीके से, रिसर्च या शोध के सहायता से, ठीक है। तो आगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी को रिसर्च वर्क अंडरटेक करने के लिए इंस्पायर करती हैं, ठीक है। व्हाट मेक्स पीपल टू अंडरटेक रिसर्च, शोध कार्य करने की प्रेरणा लोगों को कहाँ से मिलती है, क्यों पहली बार ये आइडिया लोगों के दिमाग में आता है। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, वही रीजंस हम लोग एक एक करके देखते हैं। यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। पहला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये सीधे एक एमसीक्यू बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिवेशन टू अंडरटेक रिसर्च, ठीक है। निम्न में से कौन से तथ्य या कारक ऐसे हैं जो शोध कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। ऐसा एक सीधा क्वेश्चन बनता है, तो याद रखेंगे, रटने वाली चीज है। डिजायर टू गेट अ रिसर्च डिग्री, डिजायर टू गेट अ रिसर्च डिग्री, बहुत लालची टाइप का ये रीजन लगता है, पर यह है जेन्युइन रीजन। आपको रिसर्च की डिग्री लेनी है। क्यों लेनी है डिग्री, with its consequential benefits, with its consequential benefits, शोध की उपाधि प्राप्त करना एक बहुत बड़ी प्रेरणा हो सकती है जिसकी वजह से आप रिसर्च कंडक्ट करने का सोचें, ठीक है।
आपको रिसर्च डिग्री चाहिए, पहला इसका कारण हो सकता है ये कि आपको रिसर्च की डिग्री चाहिए, आपको शोध की उपाधि चाहिए, क्योंकि उसके और भी कई फायदे हैं भाई। पैसा ही पैसा होगा रिसर्च की डिग्री आपके पास आ जाएगी तो। अगर आप ऑलरेडी टीचर हो तो आपको बड़ी नौकरी मिल जाएगी, आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और वैसे भी आजकल जो है नए रूल के हिसाब से अगर यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास पीएचडी होना कंपलसरी है। बहुत सारी अफवाहें भी उड़ी हुई हैं इस बारे में कि अब जो है नेट किसी काम का नहीं है, नेट का एग्ज़ाम होना बंद हो जाएगा। तो ये सब जितने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं इनकी बात पे भरोसा आपको नहीं करना है। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो एलिजिबिलिटी है वो अभी भी नेट या पीएचडी है। यूनिवर्सिटी में यदि आपको घुसना है एज अ फैकल्टी मेंबर तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो पीएचडी है। तो सबसे पहला जो लालच है, जो सबसे पहली प्रेरणा है वो तो यही होगा कि भाई रिसर्च डिग्री के जो फ़ायदे हैं वो आप लेना चाहते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है? डिज़ायर टू फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। मतलब अगर आप बहुत एक्शन पसंद व्यक्ति हैं, आपको चैलेंजेस पसंद हैं, तो आप क्या करोगे? जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, व्यवहारिक समस्या का समाधान, जो व्यवहारिक समस्याएं हैं समाज में आपके आसपास किसी भी तरीके का, उसे सॉल्व करने के लिए जो भी चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस आप लेना चाहते हो। ठीक है, हाँ भाई, नाम के आगे डॉक्टर भी लगेगा, वो आगे पढ़ेंगे, अगला वही है। ठीक है, तो दूसरा रीज़न क्या बता रहा है ये कि जो भी व्यवहारिक समस्याएं आपके आसपास हैं, जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके आसपास हैं, जो आप चाहते हैं कि उसे सॉल्व किया जाए, लेकिन उसे सॉल्व करने के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आप वो चैलेंजेस का सामना करना चाहते हैं, आप उन समस्याओं का, उन चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। ये भी एक प्रेरणा हो सकती है। अगला देखिए, लिखा है डिज़ायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग समथिंग क्रिएटिव वर्क, जो मैं कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, आप किसी भी तरीके का की क्रिएटिव वर्क यदि आप करते हो, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, रचनात्मक कार्य कर रहे हो, ठीक है, आप मूर्ति बना रहे हो या किसी तरीके का म्यूजिक बना रहे हो या एक स्टोरी लिख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिव वर्क। कोई नई मशीन बना रहे हो, ये होती है क्या? क्रिएटिव वर्क। तो जब भी आप एक क्रिएटिव वर्क करते हो तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक तरीके का आप रिसर्च ही कर रहे हो। पहला मोटरसाइकिल इंजन कैसे बना होगा? कहीं ना कहीं रिसर्च हुई होगी। ठीक है, जो चीज़ें हम नहीं जानते वो जानने की हम लोगों ने कोशिश की होगी। तो इस तरीके की किसी भी क्रिएटिव वर्क को करने में जो एक इंटेलेक्चुअल जॉय मिलता है हमको, ये एक कीवर्ड है भाई आपका, एक जो इंटेलेक्चुअल जॉय मिलता है, रचनात्मक कार्य संबंधी बौद्धिक आनंद। ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल जॉय आप जो फील करते हो किसी भी क्रिएटिव वर्क में, उसके लिए आप रिसर्च या रिसर्च वर्क आप कर सकते हो। ठीक है, अगला है डिज़ायर टू बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, यानी समाज सेवा। लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? मतलब कहने के लिए तो समाज सेवा करने के लिए ही बनते हैं, वो और बात है कि पैसे कमाने के लिए बनते हैं, लेकिन एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि रिसर्च करके आप करते क्या हो भाई? आप नया नॉलेज क्रिएट करते हो, समस्याओं का समाधान करते हो, तो आप एक तरीके से अपने समाज के काम आ रहे हो। समाज का मतलब क्या? आपका देश, आपका राज्य, आपका शहर। तो आप समाज के काम आना चाहते हो। ठीक है, आप अपनी सोसाइटी को सर्व करना चाहते हो, उसके लिए भी आप रिसर्च कर सकते हो। और लास्ट और सबसे ऑब्वियस रीज़न, डिज़ायर टू गेट रिस्पेक्टिबिलिटी। डिज़ायर टू गेट रिस्पेक्टिबिलिटी, सम्मान प्राप्त करने के लिए। कभी किसी पीएचडी होल्डर से बात करके देखना 10 मिनट, उन लोगों को ऐसा लगता है ना कि सृष्टि के रचयिता उन्हीं लोग हैं, सारा ज्ञान उन्हीं लोग का है। ठीक है, टाइम कीपर्स हैं वो लोग। जो लोग लोकी सीरीज़ देखे होंगे ना, उनको मालूम होगा टाइम कीपर्स कौन है। तो ये जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं वो लोग भी टाइम कीपर्स की तरह घमंडी होते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं। तो इस तरीके का अगर आपको सम्मान पाना है तो भी आप रिसर्च वर्क कर सकते हो, ये भी आपको रिसर्च करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये है प्रेरणा, मोटिवेशनल फैक्टर। ऑब्जेक्टिव नहीं है ये। ठीक है, ये वो बातें हैं जिसकी वजह से आप रिसर्च करने का सोचते हो पहली बार। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च करने की का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो जल्दी बोलो भाई।